हेलो डियर ऑल, करते हैं कंटिन्यू हम चैप्टर इकोसिस्टम और उसके आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड सक्सेशन। तो इसको देखते हैं ताकि आपका जो COET 2022 है वो बिल्कुल ऑन टारगेट रहे। तो देखते हैं। सो इकोलॉजिकल पिरामिड, तो बच्चों एक्चुअली जो मैंने आपको फूड चेन या फूड वेब पढ़ाया था तो उन चीज़ों में ट्रॉफिक लेवल्स हमने पढ़े थे। तो उन ट्रॉफिक लेवल्स को हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा दूं। देयर आर 3 पिरामिड्स। वन इज पिरामिड ऑफ नंबर, एक है बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं, ये भी बोथ हो सकते हैं, बट ये जो है ये ओनली अपराइट रहेगा, ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको इसका पहले ही बता दिया है कि उल्टा इधर उधर चलता ही नहीं है, डायरेक्शन हमेशा एक ही रहता है, तो ये अपराइट ही रहता है। लेकिन ये अपराइट और इन्वर्टेड कैसे भी हो सकता है। अपराइट एज इन मान लो 3 ट्रॉफिक लेवल है, जैसे कि बहुत सारे ग्रास है, उसको खाया 100 डियर ने, ये छोटा हो गया, उसको खाए 2 टाइगर ने, तो छोटा हो गया, तो ये अपराइट हुआ एक तरीके से। वही चीज़ इन्वर्टेड हो सकता है। मान लो बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल 2-4 ट्री हैं एक एरिया में, ठीक है, उन पे खाए हर्बीवोरस बर्ड्स, छोटे छोटे, मतलब दे आर वेरी लेस बर्ड्स, और इन बर्ड्स को खाए फिर अलग जो जो भी कार्निवोर्स हैं। तो यहाँ पर आ गए कार्निवोर्स जो भी। तो नंबर वाइज ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। मान लो 2-4 ही ट्री हैं, उन ट्री पे फीड करने वाले 2-4 इंसेक्ट्स पकड़ लो, बहुत ज़्यादा नहीं, और उनको खाने वाले फर्दर और नंबर कम है। तो ये यूँ भी जा सकता है अगर नंबर ऐसे, मतलब इसका ज़्यादा इसका कम इसका कम, यहाँ पर इसका ज़्यादा फिर कम होते चले गए नंबर। तो इस तरीके से पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास दे कैन बी इन्वर्टेड और अपराइट, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक समझ लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से हो सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस ऑफ द पिरामिड हमेशा ब्रॉड होता है एंड इट नैरोज डाउन एट एपेक्स, ऊपर की तरफ एपेक्स। पिरामिड यूं ही होते हैं ना, ट्रॉफिक लेवल को आप यूं ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया ट्रॉफिक लेवल। तो सिमिलर शेप इज ऑब्टेन व्हेन फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। जब आप इसको रिप्रेजेंट फूड और एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसा दिखता है, और इसको मैंने बताया आपको 3 वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेस हमेशा प्रोड्यूसर से होता है एंड टॉप कंज्यूमर से एपेक्स टिप वाला आएगा। ये समझ गए आप, जैसे मैंने अभी बताया। तो ज़्यादातर इकोसिस्टम, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ऑल पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास वैसे तो अपराइट ही होते हैं, लेकिन ओकेजनली मैंने आपको जैसे बताया कि नंबर और बायोमास जो है वो इन्वर्टेड हो सकते हैं। जैसे कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑल्सो इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज इज फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंक्टन। जैसे मैंने कहा सॉरी, जैसे यहाँ बायोमास में है, फाइटोप्लैंक्टन भले नंबर में ज़्यादा हो, लेकिन फिशेस का जो बायोमास है वो और भी ज़्यादा होता है। तो ये और मतलब कि यू बढ़ गया, समझ गए, तो ये और बड़ा हो गया, और इससे भी ज़्यादा बायोमास वाला और बड़ा। तो यूँ करके यहाँ मैंने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इसको थोड़ा अलग वे में कर दिया, तो इसको देखना आप, सॉरी, तो इस तरीके से। तो फिश जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ रहे, ओहो, यहाँ पर आ गए फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि इनका बायोमास कम है, तो लेस नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर सपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ फिशेज एंड लार्ज बायोमास, ऐसा।
तो इस तरीके से पिरामिड इन्वर्टेड जा सकता है। ठीक है, नाउ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट जैसे मैंने कहा। अब इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल को अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल फूड चेन को अज्यूम किया गया है, सैप्रोफाइट्स को अकोमोडेट किया ही नहीं गया है और फूड वेब इंक्लूड हो नहीं सकता। तो ये है लिमिटेशंस, लेकिन फिर भी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इन तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये रहा वो जो मैं आपको समझा रही थी अभी कि ये तो हो गया सिंपल नंबर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, धीरे धीरे कम होते चले गए और यहाँ पर वेट के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से कर दिया। तो ये सब अपराइट पिरामिड है, लेकिन ये देखो ये इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास के अकॉर्डिंग जो सी में होता है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया और ये ज़्यादा फिशेज हो गए इस तरीके से। तो दिस इज़ हाउ पिरामिड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये ध्यान रखना है, पिरामिड्स में मेनली अपराइट इन्वर्टेड कैसे क्या यही ध्यान रखना है और एनर्जी वाला हमेशा अपराइट रहता है, इसका ध्यान देना है। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी आसान सा टॉपिक है, बस आपको स्टेजेस का ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टेजेस क्या होते हैं? सो सी the gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession। यानी एक एरिया है वहाँ पर आगे आगे क्या होने वाला है, प्रेडिक्टेबल चेंज बोल रहा है ना। तो आगे मान लो कोई एक बेर है, बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है ना, ध्यान से सुनना, जैसे कि आज से ये एक तो बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं होते होते। हज़ारों साल पहले मान लो एक जगह बिल्कुल बेयर लैंड है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ धीरे 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 आगे जाके पता चला अगले 1000 सालों बाद में वहाँ एक जंगल हो गया है। तो जंगल एक ही साथ तो नहीं होगा ना बच्चों, स्टेजेस में होगा, धीरे धीरे होगा। उस चीज़ को हम सक्सेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो अब प्रेडिक्टेबल है, पता है कि अच्छा अब घास फूस आ गए हैं तो अच्छा अगली बार अब बड़े पेड़ आएंगे। तो ये प्रेडिक्टेबल भी होता है कि अगली बार ये आने वाला है, ऐसा। So this is ecological succession. So composition and structure of community constantly change in response to changing environmental condition। कहीं भी succession हो रहा है यानी वो धीरे धीरे वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो प्रेडिक्टेबल होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, कंडीशन कैसा है उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। समझने वाली बात है। सो चेंज ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल है, पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जैसा जैसा एनवायरनमेंट वैसा वैसा चेंजेस आएंगे, लेकिन प्रेडिक्टेबल होता है। एंड चेंजेस जो है वो फाइनली लास्ट में जाके अंत में एक पर्टिकुलर लेयर ऑर्गेनिज्म का लेवल आ जाता है जिसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड पॉपुलेशन बिकम न्यूमरस। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब जैसे ये देखो, ये एक प्लेन एरिया है जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मतलब यूँ समझ लो ये एक ऐसा करके गड्ढा है, कुछ भी नहीं है, ओनली गड्ढा। उस गड्ढे में पहले तो आया पानी, पानी के आने से वहाँ पे पहले आए फाइटोप्लैंक्टन। तो अब अंडरस्टूड सी बात है, फाइटोप्लैंक्टन आए हैं तो अब उसमें आगे क्या आ सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर आए सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज कि फाइटोप्लैंक्टन आने लगे। कुछ दिनों तक फाइटोप्लैंक्टन्स ने फोटोसिंथेसिस किया, वहाँ रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट वगैरह थोड़ा इम्प्रूव हो गया क्वालिटी वहाँ का, तो उसकी वजह से सबमर्ज्ड प्लांट आए। अब इन्होंने और ज़्यादा न्यूट्रिएंट वहाँ पर एनरिच कर दिया, उसकी वजह से सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आ गए। जैसे ये देखो, ये फ्री फ्लोटिंग ये सब भी आ गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तो ये हो गया, यहाँ से आपको सीधा यहाँ आना होगा। उसके बाद में आता है ये रीड स्वैम्प स्टेज। अब देखो इन्होंने न्यूट्रिएंट क्वांटिटी और बढ़ा दी, कंडीशन बिल्कुल और माहौल अच्छा कर दिया और इम्प्रूव कर दिया ताकि और घने जो पेड़ है वो आ सके। तो ये रीड स्वैम्प स्टेज आया। फिर इसके बाद में मार्श मीडो स्टेज, ये इस तरह के पेड़ पौधे आने लगे। एंड देन फाइनली ये स्क्रब स्टेज आ गया और धीरे धीरे पॉन्ड बिल्कुल ख़त्म। और ये फाइनल, दिस इज़ योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये अपना क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गया। अब इसके बाद में कोई चेंज नहीं हो सकता है।
ये होने में लग जाएंगे पूरे हज़ारों साल लग जाते हैं। और ये जो स्टेज आ रहे हैं ना, इनका बायोलॉजिकल टर्म है सीरे। और इंडिविजुअल जैसे कि ये सबमर्ज प्लांट, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ये स्वैम्प, ये मीडोज़, इनको हम कहेंगे सीरल कम्युनिटी। हर सिरे पे जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, कम्युनिटी जो आ रही है, उसको हम सीरल कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बता रहे हैं कि एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट कम सक्सेसिवली इन एन एरिया इज सिरे, और हर सिरे में जो ग्रुप है उसको सीरल कम्युनिटी कहते हैं। सीरल स्टेजेस में सीरल कम्युनिटीज आ गए। एंड सक्सेसिव सीरल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, वो तो दिख ही रहा है हमें। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल बायोमास, वो तो हमें दिख ही रहा है कि हर सीरल स्टेज पे जो भी सीरल कम्युनिटी वो कर रहा है अपने आप को, मतलब वहाँ ग्रो हो रहे हैं। अब डाइवर्सिटी में चेंजेस देखो, इनकी वजह से एनिमल स्पीसीज भी तो आते रहेंगे। अब इनकी वजह से जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो एनिमल्स होंगे वो भी आएंगे, तो डाइवर्सिटी बदलेगी ना, ऐसा। तो ये होने में लग जाते हैं सालों, लग जाते हैं हज़ारों साल। और ये दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक होता है हाइड्रार्क, एक होता है जेरार्क। हाइड्रार्क होता है पानी में जैसे कि ये, जेरार्क होता है बिल्कुल डेजर्टिक एरिया, सूखा, बिल्कुल बेयर लैंड, कुछ नहीं होता है। तो वहाँ धीरे धीरे पहले ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के एसिड्स ने स्टोन्स को ब्रेक किया, तो उसकी वजह से सॉइल बना अच्छा। तो सॉइल के बनने से फिर धीरे धीरे छोटे छोटे हर्ब्स आए, फिर श्रब्स आए, सेम ऐसा, ठीक है। तो ये होता है तो इसको सक्सेशन कहते हैं। तो हाइड्रार्क एंड जेरार्क, ये ध्यान रखना है। सीरल कम्युनिटी, सीरे, ये सारे वर्ड्स याद रखना है। और सक्सेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कहाँ होते हैं उस हिसाब से हाइड्रार्क एंड जेरार्क हो गया। और सक्सेशन एज इन देखो, जैसे प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बिल्कुल पहला, वहाँ पर बिल्कुल पहली बार हो रहा है, दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन जैसे कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे से फ्लड आ गया हो या किसी रीज़न से वो बिल्कुल वैनिश, पहले था लेकिन ड्यू टू इकोलॉजिकल कंडीशन, ड्यू टू एनवायरमेंटल नेचुरल कैलामिटी वो ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। सो प्राइमरी इज दस व्हेन इट स्टार्ट्स विथ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बेयर से शुरू होता है। एंड सेकेंडरी में सक्सेशन स्टार्ट इन दैट एरिया विच लॉस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ कहाँ होता है? न्यूली कूल्ड लावा में हो गया, बिल्कुल बेयर रॉक पे हो गया, या न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वर जैसे अभी हमने देखा। सेकेंडरी जो है वो अब अबेंडन फार्म लैंड पे हो गया, कट या बर्न फॉरेस्ट हो गया, जो फ्लडेड हो गया, इस तरीके से। तो इन एरियाज में सेकेंडरी सक्सेशन होता है। फाइन। तो सक्सेशन इन प्लांट्स जैसे कि मैंने कहा, हाइड्रार्क एंड जेरार्क अभी पढ़ाया, ये पानी में होता है। तो हाइड्रिक से मीजिक, मीजिक इज मॉडरेट कंडीशन जो हमने फॉरेस्ट वाला पढ़ा, और जेरार्क से भी जो डेजर्टिक ड्राई एरिया से होता है, तो वो जेरिक टू मीजिक ही जाता है। बोथ हाइड्रार्क एंड जेरार्क लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन मीजिक एंड नीदर टू ड्राई नीदर टू वेट, ठीक है। एंड जेरार्क सक्सेशन इन बेयर रॉक, बेयर रॉक का अभी देख लो आप, जैसे कि बेयर रॉक में पहले पायनियर, बिल्कुल पहला जो स्पीसीज आता है उसको पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, और लास्ट वाला क्लाइमैक्स हो गया। एवरी स्टेज का सीरल कम्युनिटी हो गया, हर सीरे पे जो आता है। तो प्राइमरी में जो पायनियर स्पीसीज पहला होता है वो लाइकेन होते हैं। अब वो लाइकेन क्या करता है? एसिड सिक्रीट करता है, रॉक को डिसॉल्व करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है ताकि सॉइल फॉर्मेशन हो सके। एंड लिटिल सॉइल लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज मॉसेस। और मॉसेस के बाद में फिर सॉइल एक्यूमुलेशन और होता है। तो लाइकेन और मॉस का जो कारपेट होता है वो सूटेबल सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है फॉर हर्बेशियस। जैसे मैंने कहा, लाइकेन्स आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर हर्ब्स आते हैं, फिर धीरे धीरे श्रब्स आए, और फिर फाइनल कम्युनिटी जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो ट्रीज आ जाती है, और ट्रीज इज द फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट इज डेवलप्ड। तो जीरिक टू मीजिक कंडीशन शिफ्ट हो जाता है। एंड स्टेजेस ये रहे, आसान से स्टेजेस हैं, बस लर्न करना है आप लोगों को, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड देन हाइड्रार्क में अभी मैंने आपको करवा ही दिया, फाइटोप्लैंक्टन से पायनियर स्पीसीज हो गया, फिर जू, देन रूटेड हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग आ गए, रीच, स्वैम, मीडो, ये तो अभी हमने कर ही लिया। सो ऑल द सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर
और लैंड प्रोसीड्स टू द सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दैट इज द मेसिक कंडीशन। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सक्सेशन क्या है। तो सक्सेशन बेसिकली इन्हीं चीज़ों की बात करता है कि कैसे एक बेयर एरिया से वो कैसे एक फुल्ली मेसिक कंडीशन में डेवलप कर जाता है। नाउ कम्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, कि आपको मैंने जब फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया भी था कि जो न्यूट्रिएंट्स जहाँ से आते हैं अल्टीमेटली वो डिकम्पोजिशन के बाद वापस मतलब वहाँ पर चले जाते हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में देखो, ऑर्गेनिज्म नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। तो उस न्यूट्रिएंट को कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए होता है रिजर्वॉयर, जो कि हमारा है या तो अर्थ या तो एयर। नाउ स्टैंडिंग स्टेट, मैंने अभी स्टैंडिंग क्रॉप आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल में जितने लाइव ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर अवेलेबल है वो स्टैंडिंग क्रॉप हुआ। उसी तरीके से जितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, दैट इज योर स्टैंडिंग स्टेट। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। बायो लिविंग, जियो अर्थ, क्या है ये? केमिकल्स हैं। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक गैसियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है। गैसियस यानी कि CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सेडिमेंट्री जैसे कि फॉस्फोरस। अब देखो, गैसियस के लिए जो रिजर्वॉयर है वो एटमॉस्फेयर हो गया, और सेडिमेंट्री का जो रिजर्वॉयर हो गया जैसे सल्फर फास्फोरस वो अर्थ क्रस्ट हो गया। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, पीएच, टेम्परेचर, ये सब इन न्यूट्रिएंट्स को आप सब समझते हो, केमिस्ट्री आप जानते हो कि ये सब चीज़ें हमेशा इन मटेरियल्स को, इन केमिकल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और रिजर्वॉयर का क्या फंक्शन है? इनका काम है डेफिसिट को, या अगर एक्सेस भी हो रहा है तो इन चीज़ों को बैलेंस इनमें बना के रखे। दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द इनफ्लक्स, आना और रिलीज होना, दोनों के बीच का बैलेंस बनाना रिजर्वॉयर का काम है। सो कार्बन साइकिल देख लेते हैं। अब इजी है ये सब कि कहाँ से आए और कहाँ जा रहा है। जैसे कार्बन साइकिल देखो, 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारा कार्बन होता है, एंड टोटल ग्लोबल कार्बन में 71% फाउंड इन डिजॉल्व। ये याद रखना कि 71% ग्लोबल कार्बन जो है वो ओशन में डिजॉल्व है, और 1% एटमॉस्फेयर में है अबाउट। और 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर फोटोसिंथेसिस। सोचो, हर साल। एंड इसमें से ज़्यादातर CO2, देखो एटमॉस्फेयर से CO2 फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिया गया। कितना लिया गया? इतना एनुअली। तो लिया तो हम रिटर्न कैसे कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं वाया रेस्पिरेशन। पहला, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, कोई भी हो, वाया रेस्पिरेशन रिटर्न करते हैं। इवन डिकम्पोजर्स भी रिटर्न करते हैं डिकम्पोजिशन के दौरान। अच्छा, कुछ कार्बन जो है वो सेडिमेंटेशन, मतलब रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ वहाँ से भी निकल गए। कुछ बर्निंग, कंबशन इन प्रोसेसेस से भी CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। कार्बन साइक्लिंग में आप जानते हो अब तो बहुत बढ़ गया है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन चीज़ों की वजह से वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। बट लेने से ज़्यादा वापस नेचर में जा रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, इसी को तो पोल्यूशन बोलते हैं। बाकी आपका काम फिलहाल ये नहीं है, आपका काम ये है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसको फोटोसिंथेसिस से लिया गया, लेकिन देने के तरीके देखो कितने सारे हैं, तभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये आपको लर्न करना रहेगा। सो हाउ कार्बन इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन कैसे घूमता है, ठीक है, तो ये एक तो याद रखना है। इसी तरीके से आपका आता है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस अर्थ क्रस्ट। तो फॉस्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, फॉस्फोरस क्यों ज़रूरी है? तो ATP, DNA, ये सारे इंपॉर्टेंट जो जिससे हम जिंदा हैं उन सब में फॉस्फोरस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ATP में काम आता है, एंड देन शेल, बोन, टीथ में भी काम में आ रहा है। उसका जो रिजर्वॉयर पूल है वो रॉक है, यानी रॉक्स से जो चीज़ आ रही है वो हमारे अंदर इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आ रहा है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक के बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स दे डिजॉल्व इन सॉइल सोल्यूशन एंड दे आर अब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, कि जो वेदरिंग होता है उससे फॉस्फेट्स जो हैं
रॉक्स के, वो सॉइल में, पानी में डिज़ोल्व होकर सॉइल में चले जाते हैं और वहाँ से फिर प्लांट ले लेते हैं। प्लांट से फिर वो आता है हर्बीवोर में, हर्बीवोर से मतलब फूड चेन में आ गया वो, तो हम सब में आ गया फॉस्फोरस। उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है एंड डेड ऑर्गेनिज्म, यही दो तरीके हैं जिससे कि डिकम्पोजिशन के बाद वापस उस चीज़ को सॉइल में भेज दिया जाता है। सो हाउ फॉस्फोरस साइकिल डिफर्स फ्रॉम कार्बन साइकिल? तो एक तो रेस्पिरेटरी रिलीज कहीं नहीं है, डायरेक्टली लिया गया, फूड चेन के थ्रू आगे गया और डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस रिजर्वॉयर में चला गया। Then atmospheric input of phosphorus through rainfall are very small and gaseous exchange between organism and environment is negligible। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको क्लिक नहीं करेगा जब आपको लिखना है, क्योंकि लिखना एज इन पूरा आंसर नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो लोग दे दें आपको 4 ऑप्शन, उनमें से कहे कि भाई बेस्ट चूज़ करो कौन सा सूट करता है, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉस्फोरस एंड कार्बन साइकिल, तब आपको ये इनपुट्स याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। कैसे आपको बस ये ध्यान देना है कि इन दोनों साइकिल्स में कैसे वो ऑर्गेनिज्म तक आते हैं और कैसे वापस रिजर्वॉयर में जाते हैं। एंड लास्ट थिंग इज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम जो है वो उसके बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, तो हमें इसको हमेशा कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इनका देखो एयर प्योरीफाई तो बच्चों वाले हैं, फ्लड वगैरह मिटिगेट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, फर्टाइल सॉइल, वाइल्ड लाइफ, मेंटेन डाइवर्सिटी, ऑल दीज आर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बच्चों वाला है बिल्कुल, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि हाँ इकोसिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्यों ना हम इकोसिस्टम के ये जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो फ्री में, जो भी सारी न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना हम इसके चार्जेस लगा दें। वो तो ये भी बोलते हैं, ये हमें इतनी सारी सर्विसेज देता है और हम क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, इसको ख़राब करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बस ये है बच्चों कि इन टॉपिक्स के साथ में आपका ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। एंड चैप्टर इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी। बस कुछ पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एज बुलेट पॉइंट्स डाले हैं, बस उनको लर्न कर लो, मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। सो इट विल बी रियली वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न द चैप्टर। आसान सा है, इजी सा है, मैंने पढ़ाया बहुत सिंपल तरीके से है, जो समझाया बस करो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। और इसी के साथ चैप्टर एंड, खुश हो जाओ। अगली बार मिलती हूँ मैं विथ एक्सरसाइजेज और उसको करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो मिलती हूँ बच्चों अगली बार। यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।